हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार हम सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए थ्योरी क्लासेस हो, चाहे आपकी मॉडल पेपर हो, चाहे PYQ सॉल्यूशंस हो, कम्प्लीटली फ्री यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा रहे हैं। तो हम लोग जो है दोस्तों अब बात कर रहे थे PYQs की, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनकी। अब वो चाहे आपके शिक्षा विभाग के किसी भी पेपर में आए हुए हो, मतलब चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग में आए हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन में आए हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में आए हो, चाहे सेकंड ग्रेड में आए हो, सभी वो क्वेश्चंस जो आपके एक टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। और इसके अंदर हमने दो टॉपिक आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके बाद में हमने करा था प्रोग्रेशन, यानी AP, GP और HP से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। आज हम इस लेक्चर के अंदर प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल जो थ्योरम है उससे पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी से, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यादृच्छिक रूप से चयनित अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। यानी प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेनिंग 53 संडेज इज इक्वल टू, आपको कोई भी एक अधिवर्ष यानी लीप वर्ष आपने सेलेक्ट करा, उसके अंदर 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होगा। जैसे ही हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ा है तो उसके अंदर हमने क्या सीखा था कि भाई सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमारे को जो चाहिए है, हमारे फेवरेबल रिजल्ट क्या है और हमारे टोटल रिजल्ट क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हमने लीप ईयर लिया है, सबसे पहले कंडीशन क्या है हमारी, लीप ईयर यानी अधिवर्ष है। और लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं भाई, लीप ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं, तो लीप ईयर के अंदर होते हैं 366 डेज। ठीक है, कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। अब इन 366 डेज के अंदर आप लोगों को पता है कि दोस्तों 52 तो होते हैं फुल आपके वीक्स। कितने वीक होते हैं, 52 वीक। ठीक है, तो ये 52 वीक हो गए। जब 52 वीक आपके कंप्लीट होते हैं तो लीप ईयर के अंदर केवल 2 दिन बचते हैं। कितने, 2 दिन, यानी 52 सप्ताह और 2 दिन मिल करके 364 दिन हो जाएगा। और 364 दिन का मतलब है लीप ईयर। तो अब जो 52 वीक है उसमें 52 तो आपके रविवार आ ही चुके हैं, यानी उसकी तो अभी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो 53 रविवार उसने बोला है, उसमें से अपन ने 52 संडे तो कवर कर लिए, यानी 52 संडे तो आ चुके हैं, 52 संडेज तो कंप्लीट हो गए। अब बचा क्या अपने पास में, केवल ये 2 डेज बचे हैं। ठीक है, इन 2 डेज में जो हमारे पास 7 डेज होते हैं, कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये होते हैं हमारे पास में मंडे से लेकर संडे तक। ये टोटल है 7 दिन। इन 7 दिन में से हमारे पास में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो हमारे पास में पॉसिबिलिटी ये है कि 2 दिन कौन से हो सकते हैं, या तो वो 2 दिन हो जाए मंडे और ट्यूसडे, या हो जाए ट्यूसडे और वेडनेसडे, या हो जाए वेडनेसडे और थर्सडे, या हो जाए थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या संडे मंडे हो सकते हैं। तो हमारे को चाहिए क्या है, लेकिन 53 रविवार, यानी कि इन 2 दिन में से जहाँ जहाँ रविवार पॉसिबल है वो हम ले लेंगे। तो हमारे लिए फेवरेबल, देखो टोटल तो यहाँ कितने पेयर बनेंगे, 7 पेयर बनेंगे भाई। मंडे एक ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे का भी, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे करके टोटल कितने दिन है, 7 दिन है। ठीक है, तो टोटल है 7 दिन। उसमें से हमारे काम के कितने हैं, 2 पेयर है हमारे काम के, फेवरेबल है। ठीक है, तो हमारे फेवरेबल कितने हैं, हमारे फेवरेबल है केवल 2। कौन कौन से, या तो हो जाए मंडे और संडे, या इसके अलावा हो सकता है क्या, हो जाए सैटरडे और संडे, ये 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो 7 में से 2 अपने काम के हैं, यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। क्लियर है,
समझ में आ गई बात। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 2/7 हो जाएगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड, 2/7। क्लियर है। तो लीप ईयर्स में भाई 52 संडे तो होते ही है। अब 53वां भी अगर रविवार हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि 2/7। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं क्लियर अब हम आगे की और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, वो भी प्रोबेबिलिटी से है। और वो क्या है, तो वो ये है कि अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। आपको 3 विद्यार्थी दिए गए और उन तीनों विद्यार्थियों को एक प्रॉब्लम दी गई, एक समस्या दी गई, क्वेश्चन दिया गया, उसको हल करना है, जिसमें कि x विद्यार्थी हल करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/2, y सॉल्व कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, और z कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसकी संभावना कितनी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि भाई प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी है। तो देखो x की कितनी है 1/2, y की कितनी है, तो y की है 1/3, और z की कितनी है 1/4। ये टोटल आ गई अपने पास में प्रोबेबिलिटीज। अब हमारे को क्या चाहिए कि भाई कोई भी सॉल्व करे, चाहे तो x सॉल्व कर ले या y सॉल्व करे या z सॉल्व कर ले, कोई एक तो सॉल्व कर ही ले। अगर एक ने किसी ने सॉल्व कर लिया तो अपना क्वेश्चन तो सॉल्व ही है। और आप लोग जानते हैं कि सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी होती है इक्वल टू किसके, 1 माइनस सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी के। यह आपने पढ़ा होगा, परिणाम निकलने की प्रोबेबिलिटी प्लस परिणाम न आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होता है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों में से कोई सॉल्व कर ले, या हम कह सकते हैं कि 1 माइनस पी भी सॉल्व नहीं करे, y भी सॉल्व नहीं कर पाए, और हमारा z भी नहीं सॉल्व कर पाए, तो हमारे आंसर आ जाएगा। अब देखो ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी 1। इसमें से p के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो p के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और नहीं करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2 ही है। भाई या तो वो 50% सॉल्व कर लेगा या नहीं करेगा, तो 50-50 है, यानी हाफ हाफ है। इधर 1/3 वो सॉल्व कर सकता है, यानी 2/3 हम कह सकते हैं कि वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, और इसमें 3/4 कह सकते हैं कि वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो 1 माइनस, अब देखो पी एक्स बार यानी कि पी एक्स के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, वाई के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, और जेड के नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। अब यहाँ पर काटपीट मचा दो, तो देखो 2 से 2 उड़ा, 3 से 3 उड़ा, क्या बचा 1 माइनस 1/4, यानी कि आंसर आ गया 3/4। समझ में आ गई बात। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 3/4%, या हम ये कह सकते हैं 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से आपको ये सीखने को मिला कि जब आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की दे रखी है या किसी भी आपके क्वेश्चन में उसके परिणाम आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दोनों जुड़ करके कितने होते हैं, दोनों जुड़ करके 1 होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये कॉन्सेप्ट अगर याद होता तो ये बड़ी आसानी से किया जा सकता था। ये क्वेश्चन 2016 के अंदर ही पूछा गया है। ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, अब से राजस्थान जीके की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई है। तो कोई विद्यार्थी राजस्थान जीके की क्लासेस, राजस्थान जीके अगर उसका वीक है तो वो भी ज़रूर अटेंड करे। वहाँ पर भी हम PYQs को ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करवा रहे हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब अपना क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिक्का लिया गया। क्या किया गया, एक सिक्का लिया गया और उसको 4 बार उछाला, हमारी मर्जी पड़ी तब। तो हमने कम से कम ये बताना है कि एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है। तो देखिए हमारे पास में एक सिक्का है। क्या है, एक सिक्का। क्लियर है। उस सिक्के से
या तो आ सकता है हेड या आएगा टेल, दो ही परिणाम पॉसिबल है भाई, या तो आएगा पट या आएगा चित्त। ठीक है, अब लेकिन इसने बोला है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बताओ। अब कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, जबकि देखो एक सिक्के को 4 बार उछाला है तो 2 बार उछाला तब ये हेड टेल आया होगा, वापस उछाला तब भी हेड टेल आ सकता है, वापस उछाला तब हेड टेल में से कुछ आएगा, वापस उछाला तो हेड टेल में से कुछ आएगा। क्लियर है? सभी में क्लियर है? और सभी के अंदर टेल आने की प्रायिकता भी है आधी और हेड आने की भी प्रायिकता है आधी, क्योंकि किसी भी प्रकार से हम कोई कह नहीं सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो कम से कम एक चित्त आ जाए, इसका मतलब अगर सभी के सभी टेल ही आ जाए तो हमारा हेड एक भी नहीं आएगा, और उसको अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा तो कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता निकल जाएगी। समझ में आई बात? तो टोटल आउटकम्स कितने हैं यहां पर देखिए, टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल प्रायिकता कितनी है, कितने आप जो है आउटपुट दे सकते हो। ठीक है, हम भाई टोटल कितने यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो टोटल कितने हैं देखो 2 4 6 8, इसमें से अब ये जो है 8 अपने पास में टोटल प्रायिकता है, यानी 2 की पावर में हम ये कह सकते हैं कि 4। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल लिखा है, टेल हेड हो सकता है, या इसमें हेड टेल आ जाए, इसमें हेड टेल आ जाए, इसमें टेल हेड, इसमें हेड टेल ही आ जाए। तो इस प्रकार से 2 की घात 4 बराबर हो जाएगा 16। टोटल हमारे पास में रिजल्ट आने की जो प्रायिकता है वो 16 है। अलग अलग केस कितने बन सकते हैं, ये अलग अलग अपने कितने केस बन सकते हैं, 16 बन सकते हैं। ठीक है, ये जो 8 लिखे हैं ये तो पर्टिकुलर है भाई, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, लेकिन हो सकता है किसी में टेल पहले आ जाए, किसी में हेड आया हो, किसी में टेल आया हो, ऐसे इसमें से चेंज कर करके टोटल हम 16 रिजल्ट आउटकम्स कह सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुए टोटल, इसमें से हमने बोला कि सभी के सभी क्या आ जाए दोस्तों, टेल, पहला भी आ जाए, दूसरे में भी टेल आ जाए, तीसरे में भी टेल आ जाए, चौथे में भी टेल आ जाए। इस बात की प्रायिकता कितनी होगी, अगर हमें ये पता चले तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि सभी में टेल ही टेल आ जाए, इस बात की प्रायिकता तो एक ही है भाई, अरे सभी में टेल आ जाए इसकी प्रायिकता एक ही है ना, एक बार ही तो ऐसा होगा सभी में टेल आ जाएंगे। और ये टोटल प्रायिकता किस में से आई है, 16 में से, यानी कि सभी के सभी टेल आ जाए, इस बात की प्रायिकता है 1/, इसकी बात की क्या है प्रायिकता, देखो भाई सभी के सभी टेल आ जाए, इस बात की प्रायिकता हो गई 1/16। तो अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर दूं, इसको मैं ई बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ये ई बार यानी कि नहीं आने की, और कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस एक भी चित्त नहीं आए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और एक भी चित्त नहीं आए, यानी कि क्या हो जाए, चारों के चारों टेल आ जाए, बस वो एक केस ही तो माइनस होगा, बाकी में तो कभी टेल हेड आया ही होगा एक एक, तो ये माइनस कर दो 1/16, तो ये आ जाएगा इधर 16 और इधर आ जाएगा 15। तो कम से कम एक बार चित्त आए, इस बात की प्रायिकता हो जाएगी 15/16। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके 2016 के अंदर पूछा गया था। समझ में आ गई ना बात, क्या करना था, अभी जस्ट पीछे एक केस बताया कि आपको अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि ये आने की प्रायिकता बताइए, तो आपको अगर उसके नहीं आने की प्रायिकता पता है तो आप उसमें 1 में से माइनस कर दो तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर हम क्या करते हैं, डेंजर शब्द, कौन सा शब्द है, डेंजर, DANGER, डेंजर के अक्षरों के जितने भी संभव तरीकों से क्रमचय यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसको परमुटेट कर रहे हैं शब्दकोश के अनुसार।
ठीक है, यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, तो बताइए कि जेंडर का जो नंबर है, यानी जो जेंडर आपका वर्ड है, वो जेंडर वर्ड कौन से नंबर पर आया होगा। तो जब भी ऐसा डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको बता दूं कि डिक्शनरी में वर्ड कैसे जमे हुए होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली। पहले ए से लेकर जेड, फिर ए के बाद वाले ए के लिए, फिर बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, इस प्रकार से अल्फ़ाबेटिकली जमे हुए होते हैं। तो हमारे पास में वर्ड क्या है, डेंजर। कौन सा वर्ड है, डेंजर। ठीक, ये डेंजर वर्ड आ गया। तो इस डेंजर वर्ड के सभी संभव तरीके बोला है। तो सभी संभव का मतलब है सबसे पहले इस डेंजर से ए अगर स्टार्टिंग का वर्ड हो तो कितने शब्द बनेंगे। तो देखो भाई, ये ए अगर स्टार्टिंग वर्ड है, तो अगर ए स्टार्टिंग वर्ड है तो यहाँ पर इससे बनने वाले जो टोटल शब्द होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। सर ये 5 फैक्टोरियल कैसे आया। तो भाई ये सब जो है आपको थ्योरी क्लासेस के अंदर पढ़ाया गया है और आपने पढ़ा भी होगा। वैसे आपको पता होगा कि ए जो है उसको छोड़ दो, कितने शब्द बचते हैं, 5, तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर ऐसे ही ए के बाद में आता है अपना अल्फ़ाबेट में डी। तो अगर डी स्टार्टिंग वर्ड है तो डी के लिए भी कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। डी के बाद में क्या आता है, ई। ठीक है, डी के बाद में क्या आता है, ई। तो ई अगर स्टार्टिंग वर्ड है तो ई के लिए भी कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो अब देखो, ए आ चुका है, डी आ चुका है, ई आ चुका है। ई के बाद में अल्फ़ाबेट के अंदर कौन सा वर्ड आता है, तो ई के बाद में अल्फ़ाबेट में आ जाता है जी। क्योंकि भाई देखो जो ऑप्शन है उसमें डेंजर वर्ड में से देखो ए गया, डी गया और ई गया, बचा क्या, एन, जी और आर। एन, जी, आर में से अल्फ़ाबेट में पहला कौन सा आएगा, तो जी। तो यहाँ पर जैसे ही आपने जी को जमा दिया तो अब जेंडर तो चाहिए है। देखो भाई ये वर्ड बनाना है अपन को, तो भाई ए से ये वर्ड बन नहीं सकता था, बी, डी से बन नहीं सकता था, ई से बन नहीं सकता था, जी से बनेगा तो जी ले लिया। जी के बाद में कौन आता है, ए। तो ए तो है अपने पास में, ए वाला आ जाएगा। ए के बाद में कौन आएगा, इधर चाहिए है एन, लेकिन डिक्शनरी के अंदर पहले कौन आएगा, डी वाला आ जाएगा। तो अपन ने ये लिया डी। तो अब डी से यानी जी, ए, डी, ये 3 जब प्रारंभ में होंगे तो इनसे बनने वाले शब्द हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। अब जी, ए, डी के बाद क्या बनेगा वर्ड, जी, ए, ई बनेगा। ठीक है, तो ई के लिए क्या आ जाएगा वापस, 3 फैक्टोरियल। जब ई आ चुका है, ठीक है, जब ई वर्ड आ चुका है तो ई के बाद में अपना कौन सा वर्ड आ जाएगा, तो ई के बाद में आ जाएगा एन, यानी जी, ए, एन। और जी, ए, एन के लिए कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। क्लियर है। फिर जी, ए, एन, एन के बाद में वापस से देखो अब अपने पास क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, डी के बाद में आप कह सकते हो ई, और ई के बाद में अपना अल्फ़ाबेट में आ रहा है आर, यानी ये एक ही वर्ड बन जाएगा। क्लियर है। अब आपके पास में जितने भी वर्ड आए हैं उन सभी को आप ऐड कर दोगे। क्लियर है, तो इन सबको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा, देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, 120 और 120, ये हो गया 360। ठीक, और 360 के अंदर आप ऐड कर दोगे क्या, तो 360 के अंदर ऐड कर दोगे आप 3 और 3 6 और 1, 3 + 6 + 6 + 1, तो ये आ जाएगा 373। कितना आ जाएगा, 373 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो ऐसे आपको अगर ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक है उसके अंदर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई वर्ड दे दिया जाए और आप लोगों को उस वर्ड को क्या करना होता है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जमाना है।
तो आप पहले ए से बनने वाले, फिर बी से, सी से, जो जो शब्द दे रखे हैं उसमें अल्फ़ाबेटिकली आप जमाते जाओ, जो जो शब्द बचते हैं उतने फैक्टोरियल लेते जाओ और उनको लास्ट में ऐड कर दो, वो वर्ड बन करके आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर उनके फॉर्मूलाज यूज़ होंगे जो आप लोगों को याद होने चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि यदि xp3 प्लस p3 के बाद में देखो क्या है, c है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों p और c कॉमन कर दो, तो xp3 है और x बराबर में है 14x। तो आप लोगों को बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ये अपने 2015 के अंदर पूछा गया था और आपको बता दूं कि ये जो अपना NP, यहाँ पर आप जो है कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ए है सपोज करिए, तो NPA जो होता है उसे आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस a फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात? क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस a फैक्टोरियल। और जब आपके लिखा हुआ हो XCN टाइप में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको हम लिख सकते हैं x फैक्टोरियल डिवाइड बाय, क्या लिखोगे? तो इसको लिखोगे आप नीचे x माइनस n फैक्टोरियल और गुणा में लिखोगे n फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात? क्या लिखोगे? x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस n गुणा n फैक्टोरियल। तो इसमें और इसमें डिफरेंस इतना ही है कि इसके अंदर जो ये a आ रहा है यहाँ a फैक्टोरियल का डिवाइड नहीं होता, जबकि अगर c है तो a फैक्टोरियल का डिवाइड होगा। बस ये यहाँ एक्सपेंड कर दो। अब लो, चलो देखो, ये लो, ये जैसे ही अब आप एक्सपेंड करोगे तो ये अपना एक्सपेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा x फैक्टोरियल डिवाइड बाय x माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा आपके क्या आ जाएगा? x माइनस x प्लस 2 यानी कि आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इक्वल टू में क्या है? 14x है अपने पास, ठीक है। अब x फैक्टोरियल का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं, क्या होता है? x गुणा x माइनस 1 गुणा x माइनस 2 गुणा x माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये चलता रहता है, ठीक है। नीचे अपने पास क्या करना है? अपन को तो डिवाइड करना है, इसलिए अपन ऊपर वाले को तब तक ही एक्सपेंड करेंगे जब तक x माइनस 3 फैक्टोरियल नहीं आ जाता है। और इधर भी यही हो जाएगा, x गुणा x माइनस 1 गुणा x माइनस 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय हो जाएगा x माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात? इक्वल टू हो जाएगा 14x, ठीक है। अब इधर काटा पीटी कर दो, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचेगा क्या? देख लो, यहाँ बचेगा x माइनस 1 गुणा x माइनस 2 प्लस इधर बचेगा x और x माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2 गुणा 1, यानी कि ये 2 फैक्टोरियल की जगह 2 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 14x। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब हम क्या करेंगे? तो अब जो है इसको और सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? तो देखो, ये जो x है, ये जो x है और ये जो x है सब कट जाएगा, तो बचेगा, उसे लिख लेते हैं। और वो बचेगा क्या? देखो, x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया सपोज करिए, तो क्या बचेगा? x माइनस 2, ठीक है। और इधर से x माइनस 1 कॉमन आ चुका है, यानी इधर बचेगा केवल 1/2 बराबर में इधर आ जाएगा 14। क्लियर है? चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आगे? अब ये आ गया अपने पास में, अब ये x माइनस 1 हो गया और ये हो जाएगा x माइनस 3/2। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? तो देख लो भाई, इधर आ जाएगा क्या?
x माइनस 3/2 बराबर 14। ये है अपने पास में। क्यों, समझ में आ गया ना क्या कर रहा है मैंने? तो भाई देख लो, x माइनस 1 है, x माइनस 3/2 है, बराबर में 14, इसको और इसको ऐड करा है और कुछ नहीं करना। इसको गुणा करोगे आप और ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी 2x² माइनस का 5x और माइनस में 25 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आपके? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है इसको आप सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से सिखाई दिया है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 2 आएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी 5 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ठीक है, आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो ये x है वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। x कैन नॉट बी, या आप लिख लें कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी x कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा x बराबर 5, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो इसके अंदर तो बेसिक फॉर्मूला था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, वो जिसको यूज करना आता था वो आसानी से कर सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का, प्रोबेबिलिटी का है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखिए। वैसे ये क्वेश्चन जो है आपके नॉर्मल जो आप कोई कंपटीशन देते हैं ना, पटवारी, ग्राम सेवक, उसमें भी मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन है कि x जो है वो 75% मामलों में और y जो है वो 80% मामलों में सच बोलता है। तो किसी एक सामान्य तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें। सबसे पहले क्वेश्चन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए विरोधाभास कब होगा, बताइए भाई। तो जब एक सच बोले और दूसरा झूठ बोले, एक कहे कि 2 और 2 4 होते हैं तो दूसरा बोले नहीं 2 और 2 5 होते हैं, तभी तो विरोधाभास होगा एक दूसरे का। ये तो आपको भी पता ही होगा। ठीक है, अब अगर ये एक दूसरे का विरोधाभास करवाना है, इसका मतलब एक को सच बुलवाना है, एक को झूठ बुलवाना है। एक चीज़ तो ये याद रखना। और अगर x के 75% सच बोलने की प्रायिकता है, इसका मतलब ये फिक्स है कि 25% वो झूठ बोलेगा। और y अगर 80% सच बोलता है तो 20% झूठ बोलेगा। तो आप पहले ये लिख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी x के सच बोलने की प्रायिकता कितनी है, तो सच बोलने की प्रायिकता है 75%। तो उसके झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 100 में से माइनस कर दो, प्रतिशत है इसलिए। अगर संख्या में दे रखा होता तो 1 में से माइनस करते, प्रतिशत है इसलिए 100 में से माइनस। तो p ऑफ x बार कितना हो जाएगा 25%। फिर p ऑफ y का कितना हो जाएगा 80% सच बोलना, और झूठ बोलने के लिए y बार जो कि हो जाएगा 20%। मैथ्स के अंदर ये तो पता ही होगा, किसी भी चीज़ के नहीं होने को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप ऊपर बार लगा दीजिए तो वो हो जाता है। अब इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन लाना है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर x जो है वो सच बोले तो उसके साथ में y जो है वो झूठ बोले, यानी असत्य बोले। फिर प्लस या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है कि x जो है वो झूठ बोले और y सच बोले। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। या तो x सच बोलेगा तो y झूठ बोले, y झूठ बोल रहा है तो x सच बोल दे, तो ये हो जाएगा। अब px कितना है 75%। 75 का मतलब हुआ 75/100 गुणा y बार यानी कि 20%, यानी 20/100 प्लस x बार का मतलब है 25/100 भाई, प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए, और इधर y का हो जाएगा 80/100। ठीक, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये देखो 25 दिया 75, 25 चौक 100, और ये 20 एकम 20, 20 पंजे 100। फिर इधर 25 एकम 25, 25 चौक 100 गुणा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, अब ये काटा पीटी अगर हो रही है तो काट दो। देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अपने पास 3/20 प्लस 1/5। ये आ जाएगा इधर
20, तो ये हो जाएगा 3 + 5 चौक यानी 7/20 आ जाएगा। और ये 7/20 ही अपना आंसर है। और 7/20 कहाँ पर दिख रहा है बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। और ये अपने सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आपके? किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? अगर कोई डाउट होता है तो आप सभी लोगों के पास हमारे व्हाट्सएप नंबर है ही है, तो आप लोग जो है वहाँ पर भी किसी भी प्रकार की क्वेरी पूछ सकते हैं। अन्यथा आप जो है कमेंट करिए, तब भी आपको रिप्लाई मिल ही जाता है। आप लोगों को पता ही होगा, हम जल्दी से जल्दी ही रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वापस से प्रोबेबिलिटी से संबंधित ही। और ये क्वेश्चन है कि पूर्णांकों में से यानी इंटीजर्स है अपने पास में 1 से लेकर 11 तक। कहाँ तक? 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, 11 तक अगर अपने पास में गिनतियाँ लिखी हुई हो तो उनमें से दो पूर्णांक, दो इंटीजर रैंडमली यादृच्छिक रूप से अपन ने चयन करा, उन दोनों के योग जो है वो सम आ जाए। ठीक है, तो दोनों पूर्णांक के विषम होने की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन क्या है देखो भाई, 1 से लेकर 11 तक गिनती दे दी मैंने आपको। उस 11 तक में से आपने कोई भी दो नंबर लिए, उन दोनों नंबर का आपने योग करा। योग करने पर आपका वो जो है सम आ गया यानी इवन आ गया। तो आपको बताना है कि इवन तो आए, साथ में ये बताना है कि वो दोनों नंबर अगर ऑड होते, ऑड है और इवन, देखो दोनों नंबर तो है वो ऑड है और ऑड का सम करने पर इवन आ रहा है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो आप देखिए इधर पहले कि टोटल अपने पास में भाई पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कितने नंबर है। तो 1 से 11 है, तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से फील आएगा इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक, ये 11 हो गए। इसमें से इवन नंबर यानी कि ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इवन यानी सम संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8 और 10। इसके अलावा कोई नहीं है। ऑड यानी कि विषम कौन कौन सी है? तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इसके अलावा तो और कोई नंबर है क्या? अरे है क्या? नहीं है ना। चलिए, तो जब अपने पास में ये आ गया है तो अब आप इसको ट्राई करिए इसको ट्राई। थोड़ा सा आप खुद अपना दिमाग लगाइए ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई करना क्या है। तो अब देखो, इसने बोला है कि सम जो है वो इवन आ जाए। योग अगर आप करते हो तो वो सम संख्या आ जाए। उसका योग करने के लिए सम संख्या, इसका मतलब ये तो फिक्स है कि ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 में से या तो मैं दो नंबर लूँगा कोई, या 6C2, या फिर मैं इन विषम संख्याओं में से लूँगा। क्योंकि आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि या तो सम प्लस सम करें तो सम संख्या आ सकती है, या फिर हम विषम प्लस विषम करें तो सम संख्या आ सकती है, बाकी तो कभी आएगी नहीं। इसका मतलब या तो दोनों नंबर हम में लेंगे, क्या लेंगे हम क्या लेंगे? दोनों के दोनों सम ले लेंगे, या दोनों के दोनों नंबर विषम लेंगे। तो या लगा इसीलिए तो हमने ऐड करा। तो ये तो हो गई टोटल पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन हमारे को बोला क्या है? दोनों पूर्णांक विषम हो। उसने बोला है कि आप सम तो ले ही नहीं सकते, आपको विषम ही लेने हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया क्या था? बिल्कुल। तो अब ऑड नंबर ही हो और उनका सम इतना आ जाए, कितना? सम संख्या आ जाए, विषम नंबर लेकर के सम आ जाए, यानी कि 6C2, तो हम यही वाला केस केवल एक ले सकते हैं। ये हमारा फेवरेबल है और ये टोटल इन दोनों में से हम कोई ले सकते थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो हमारा फेवरेबल हो यानी 6C2 और जो टोटल पॉसिबल हो यानी 5C2 + 6C2,
बस अब इसको जो है आप आसानी से सॉल्व कर दीजिए। तो देखो 6C2 का मतलब हो जाएगा 6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, अरे C2 में क्या होता है 6 माइनस 2 यानी 4 और फिर हो जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसके अंदर देखिए 2 फैक्टोरियल कॉमन है सभी में यानी ये कट जाएगा, ठीक है। और ऊपर आ रहा है देखो 6 इंटू 5 लिख सकता हूँ क्योंकि इसको 4 फैक्टोरियल अगर मैं लिखता हूँ तो नीचे वाला 4 फैक्टोरियल उसको काट डालेगा। और इधर है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये नीचे वाला 3 फैक्टोरियल काट डालेगा। और इधर ये लो ये 4 फैक्टोरियल इसको काट डालेगा। तो जो जो कट रहा है वो काट डालो, 3 से 3, 4 से 4 और ये 4 से 4। जो बचा वो लिख लेंगे, तो 6 पंजे हो जाएगा 30 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये 6 पंजे 30 यानी ये आ जाएगा 30 बटे 50। 30 बटे 50 का मतलब है ये 0 से 0 उड़ा तो 3 बटे 5 अपना आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो हमने क्या करा, 1 से लेकर हमारे पास में 11 नंबर थे, उन 11 नंबर में से कोई भी 2 नंबर लेकर के हमें क्या करना था, योग करना था। और योग करके क्या लाना था, सम, ठीक है। तो हमें पता है कि कभी भी 2 संख्याओं का योग सम तभी होगा जब या तो वो दोनों संख्याएं सम हो या वो दोनों संख्याएं विषम हो। फिर उसने बोला कि दोनों पूर्णांक विषम हो तब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो विषम होंगे तो यानी 6 में से कोई 2 नंबर होंगे तो 6C2 सेलेक्ट करने की। और वहाँ पर टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो 5 में से 2 लिए हो या 6 में से 2 लिए हो, तो टोटल और ऊपर आ जाएगा फेवरेबल वाली कंडीशन। तो इसको सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आ गया 3/5। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर रोक रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। आज अभी थोड़ी सी जो है आप सभी लोग जानते ही हैं, थोड़ा सा मौसम ऐसा चल रहा है तो हेडेक वगैरह हो रही है, उस वजह से अभी इतना ही करेंगे अपन। और अगली क्लास के अंदर अपन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।